हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर ग्रेविटेशन, और कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है आखिर वो सोलर सिस्टम में क्या रोल प्ले करता है। एक्चुअली में ग्रेविटेशनल फोर्स ही वो फोर्स है जिसकी वजह से जो हमारा सोलर सिस्टम है दैट इज हेल्ड टुगेदर। और फिर हमने सेकेंड टॉपिक पढ़ा था द केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जिसमें हमने 3 लॉज पढ़े थे। द फर्स्ट वन वाज कि जो प्लैनेट्स होते हैं दे मूव इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, और जो सन है वो उस ऑर्बिट के जो 2 फोकाई होते हैं उनमें से किसी एक फोकाई पे लोकेटेड होता है। द सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन वाज कि बेसिकली जब हमारे प्लैनेट्स सन के पास होते हैं तो उस टाइम पे हमारे प्लैनेट्स ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं इन द गिवन टाइम पीरियड एज कम्पेयर टू उस टाइम पे जब वो सन से दूर होते हैं। द थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन वाज कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं और जो सन है उनके बीच जो डिस्टेंस है उसका क्यूब इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन बाय द अर्थ और बाय द प्लैनेट टू रिवॉल्व अराउंड द सन, और उस टाइम का स्क्वायर। सो दिस वाज द थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था, दैट वाज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि अगर मैं यहाँ से किसी चीज़ पे फोर्स लगाऊंगी तो वो सेकेंड ऑब्जेक्ट जो वो चीज़ है वो भी चुप नहीं बैठेगी बल्कि मेरे ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगी। तो ये जो हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन था ये एक्चुअल में हमारे ग्रेविटेशन के साथ कैसे रिलेटेड है। ग्रेविटेशन और जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन था उन दोनों टॉपिक्स का रिलेशन क्या है, वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। बेसिकली हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा क्या था? If a body exerts a force on a second body, then that second body also exerts an equal and opposite force on the first body। यानी कि अगर 2 बॉडीज या ऑब्जेक्ट है और एक बॉडी अगर दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करती है तो जो सेकेंड बॉडी है वो चुप नहीं बैठेगी बल्कि वो भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स फर्स्ट बॉडी पे अप्लाई करेगी। और इसको हम इजी लैंग्वेज में बोलते थे कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब बेसिकली यही चीज़ हमारे एक्चुअल में ग्रेविटेशन से कैसे लिंक है चलिए देखते हैं। एक्चुअल में जब आप कोई इसके मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, लाइक आप एक एग्जांपल लो, यू आर ड्रॉपिंग अ बॉल और अ स्टोन फ्रॉम अ हाइट, राइट। तो जब आप उस बॉल या स्टोन को हाइट से फेंक रहे हो, हमारे 2 ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? एक तो हमारा वो स्टोन या फिर वो बॉल, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होती है? हमारी अर्थ। ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं हमने क्या पढ़ा था कि जो दोनों ऑब्जेक्ट्स होते हैं ग्रेविटेशन में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जो स्टोन है वो अर्थ को अट्रैक्ट करेगा और जो अर्थ है वो स्टोन को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, लेकिन जो स्टोन है वो नीचे फॉल डाउन करता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि जब हमने ये पढ़ा था कि ग्रेविटेशन में दोनों चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, यानी कि ये मेरा स्टोन है और ये मेरी अर्थ है, अगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन की वजह से, यानी कि जो मेरा स्टोन है वो भी कुछ फोर्स लगा रहा होगा और जो मेरी अर्थ है वो भी कुछ फोर्स अप्लाई कर रही होगी, क्योंकि हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि दोनों बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करती हैं। ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा कि 2 बॉडीज के बीच में एक फोर्स होता है विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि जो दोनों बॉडीज होती हैं वो एक दूसरे पे कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करती हैं, यानी कि अगर ये स्टोन फोर्स अप्लाई कर रहा है तो हमारा ग्राउंड भी फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। ये तो हमें पता है कि ग्राउंड अप्लाई कर रहा होगा फोर्स जो कि होगा हमारा ग्रेविटेशन फोर्स, जिसकी वजह से जो हमारी स्टोन या जो बॉल है वो ग्राउंड पे नीचे फॉल डाउन करती है, ना कि ऊपर जाती है। यानी कि हमने ये तो देख लिया
कि जो ग्राउंड ने फोर्स लगाया, अर्थ ने फोर्स लगाया, उससे क्या हुआ, जो हमारा स्टोन था वो मोशन में आ गया और जो हमारा स्टोन था वो नीचे फॉल डाउन हो गया। लेकिन जो हमारा स्टोन था वो भी तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहा होगा ना। जो वो जितना फोर्स अर्थ लगा रही है उतना ही कुछ फोर्स मेरा जो स्टोन है वो भी अप्लाई कर रहा होगा। लेकिन फिर मेरी जो अर्थ है वो मुझे ऊपर मूव करती हुई दिखाई क्यों नहीं दे रही है। देखो, जो अर्थ है वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, स्टोन को नीचे लाने के लिए। यानी कि जो अर्थ है उसका फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो स्टोन का जो फोर्स होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाएगा स्टोन, अर्थ को ऊपर लाने के लिए। लेकिन क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जब अगर हम बॉल को नीचे फेंकते हैं तो जो ग्राउंड है वो ऊपर उठ जाता है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो फिर आखिर ये लॉ इसमें फिट कैसे हो जाता है? इसके लिए मैं एक और लॉ का सहारा लेना चाहूँगी, दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यानी कि अगर मुझे किसी बॉडी का फोर्स निकालना है, वो किस फोर्स से उस बॉडी पे अप्लाई करना होगा, तो मैं उसके मास को उसकी एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई कर देती हूँ ना। इस केस में अगर मैं एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आएगी, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। यानी कि जो मेरा एक्सीलरेशन है दैट इज इन इनवर्स रिलेशन विद द मास। एक्सीलरेशन इज इन इनवर्स रिलेशन विद मास। यानी कि अगर मेरा मास ज़्यादा होगा तो एक्सीलरेशन कम होगी और अगर मेरा मास कम होगा तो एक्सीलरेशन ज़्यादा होगी। अब इस केस को, दैट इज एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इसको आप इस केस से रिलेट करो। पहले मैं देखती हूँ अर्थ का केस। चलिए पहले हम देखते हैं स्टोन या फिर बॉल का केस। बॉल जो है उसका वेट कितना होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली छोटी सी बॉल है तो उसका मास भी कम होगा। यानी कि जो मेरा मास है ऑब्जेक्ट का वो कम है। तो अगर मेरे ऑब्जेक्ट का मास कम है तो जब मैं फोर्स अप्लाई करूँगी तो उसकी एक्सीलरेशन क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। जिसकी वजह से जब हमारा जो ग्राउंड है वो फोर्स अप्लाई करता है तो जो हमारी बॉल है उसका मास कम है, जिसकी वजह से जब ग्राउंड फोर्स अप्लाई करता है तो हमारी बॉल काफ़ी ज़्यादा स्पीड से, काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट होकर नीचे आती है एंड वी कैन सी द मोशन इन द स्टोन और द बॉल। अब मैं इसको दूसरी साइड से देखती हूँ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अर्थ। अर्थ का मास कम है या ज़्यादा है? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। अर्थ इज सो बिग तो उसका मास भी ज़्यादा है। यानी कि अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सीलरेशन क्या होगी, कम होगी। यानी कि जो मेरा स्टोन जो है वो फोर्स अप्लाई करेगा अर्थ पे, अर्थ को ऊपर लाने के लिए। तो अर्थ का जो मास है वो तो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो मेरी अर्थ है वो इतनी स्लो स्पीड पे ऊपर उठ रही होती है, दैट इज़ नेग्लिजिबल। यानी कि उस एक्सीलरेशन को, उस मोशन को अर्थ में हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें लगता है कि अर्थ मूव नहीं कर रही, लेकिन उसका मास इतना ज़्यादा होता है कि वो फोर्स उस पर एक्ट भी करता है तो वो हमें मोशन में शो नहीं होती। सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। यानी कि ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन यह कहता है कि जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं, जो हमने इस केस से समझा जब हम एक नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री फॉल। बेसिकली फ्री फॉल को आप उसके वर्ड से रिलेट कर सकते हो, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है टुवर्ड्स द ग्राउंड, एंड दिस इज ओनली द डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन क्या है, द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या जो बॉडी है जब हम उसे एक हाइट से नीचे फेंकते हैं टुवर्ड्स द ग्राउंड, और वो ऑब्जेक्ट जब नीचे आता है ओनली ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि उस ऑब्जेक्ट पे कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है,
और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो उस ऑब्जेक्ट को नीचे लेकर आता है, तो उस ऑब्जेक्ट को तब हम कहते हैं दैट ऑब्जेक्ट इज अंडर फ्री फॉल। यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट को हम हाइट से फेंकेंगे और वो अर्थ की तरफ आएगा बट ओनली ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उस बॉडी को हम कहेंगे या फिर उस फिनोमिना को हम कहेंगे फ्री फॉल। अब बेसिकली इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप कोई बॉल लो उसे हाइट से फेंको या फिर कोई भी आप चीज़ लेके उसे हाइट से फेंकोगे तो ऑब्वियसली वो जो है चीज़ वो नीचे ग्राउंड पे आएगी बिकॉज दैट बॉडी इज अंडर फ्री फॉल। जो अर्थ की ग्रेविटी है वो उस बॉडी को अपनी तरफ खींचेगी और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा अदर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, देन दैट बॉडी वुड बी अंडर फ्री फॉल, राइट। अब इसके लिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। बेसिकली जो बंजी जंपर्स होते हैं आपने देखा होगा कि लाइक वो पहले एरोप्लेन में या फिर हेलीकॉप्टर्स में बैठ के काफ़ी ऊंचा जाते हैं स्काई में एंड देन दे जंप फ्रॉम देयर, यानी कि वो वहाँ से जंप कर जाते हैं और फिर वो फ्रीली स्काई में फॉल करते हुए नीचे ग्राउंड पे आते हैं। एक्चुअल में उस टाइम पर भी उन पे कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा होता, और अगर उन पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा होता तो कौन सा फोर्स एक्ट करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स उन बंजी जंपर्स को अपनी तरफ खींचता है जिसकी वजह से बंजी जंपर स्काई से नीचे ग्राउंड पे आते हैं। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फ्री फॉल। नाउ बेसिकली द सेकेंड टॉपिक इज कि पहले के टाइम में ऐसा सोचा जाता था कि बेसिकली जो हमारे फ्री फॉल में एक्सेलरेशन होती है, यानी कि जो बॉडीज किस स्पीड पे ग्राउंड को टच करती हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द मास, यानी कि जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं वो ग्राउंड को धीरे टच करेंगे या फिर स्लोली टच करेंगे एज कंपेयर टू द हेवियर ऑब्जेक्ट्स। पहले क्या सोचा जाता था कि जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स होंगे वो स्लो ग्राउंड पे पहुंचेंगे, तो वही जो हेवी ऑब्जेक्ट्स होंगे दे विल टच द ग्राउंड फास्ट। और ये कैसे निकाला गया था? बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें एक फेदर और फिर एक मेटल कॉइन या फिर हैमर को लिया गया था और फिर उन दोनों को एक ही हाइट से एक ही टाइम पे फेंका गया, तो देखा गया कि जो मेटल कॉइन या जो हैमर था वो ग्राउंड को उसने पहले टच किया एज कंपेयर टू द फेदर। तो ये कहने लगते हैं कि सब लोग कि जो हमारे लाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर लेस स्पीड पे या फिर स्लोली ग्राउंड को टच करते हैं अंडर द फ्री फॉल, और वहीं जो हेवियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो फास्टली ग्राउंड को टच करते हैं। लेकिन उसके बाद हमारे साइंटिस्ट आए गैलीलियो गैलीली। फिर हमारे साइंटिस्ट आए गैलीलियो गैलीली। उन्होंने क्या किया, जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, और यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस, उन्होंने वहाँ से दो स्टोन्स को एक साथ फेंका जिनका डिफरेंट मास था, यानी कि उन्होंने दो स्टोन्स लिए, काफ़ी बड़े बड़े स्टोन्स जिनका डिफरेंट मास था, डिफरेंट वेट था, और उन्होंने उन दोनों स्टोन्स को एक साथ लीनिंग टावर ऑफ पीसा से नीचे फेंका। और फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो दोनों स्टोन्स थे डिफरेंट मासेस के, उन दोनों ने एक ही टाइम पे अर्थ को टच किया, जिसकी वजह से ये जो कॉन्सेप्शन बना था कि जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्लो रीच करेंगे ग्राउंड को और वहीं जो हेवियर ऑब्जेक्ट्स हैं वो ग्राउंड को फास्ट टच करेंगे। ये हमारा रॉन्ग साबित हो गया ड्यू टू गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने क्या किया, दो स्टोन्स लिए जो जिनका डिफरेंट वेट था, डिफरेंट मास था, उनको एक साथ लीनिंग टावर ऑफ पीसा से फेंका, तो उन्होंने देखा कि जो दोनों स्टोन्स थे वो एक साथ ग्राउंड को टच किए, यानी कि द एक्सीलरेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास, यानी कि जो दोनों बॉडीज थी उनमें जो एक्सीलरेशन थी, उनमें जो स्पीड से उन्होंने ग्राउंड को टच किया वो उनके वेट पे, उनके मास पे डिपेंड नहीं करती है। और उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट था कि जो फेदर था वो स्लो रीच किया और जो मेटल कॉइन या हैमर था वो जल्दी पहुंचा ग्राउंड पे, उसके लिए भी उन्होंने रीज़न दिया कि एक्चुअल में जो हमारा फेदर था उसका सरफेस एरिया ज़्यादा था जिसकी वजह से वो ग्राउंड पे लेट पहुंचा,
वही जो हमारा मेटल पॉइंट था उसका सरफेस एरिया कम था, जिसकी वजह से वो ग्राउंड पे जल्दी पहुंच गया। तो इन शॉर्ट फ्री फॉल में हमने ये पढ़ा कि फ्री फॉल क्या होता है, जब एक बॉडी सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ के पास आती है, जब उसको एक हाइट से फेंका जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। और गैलीलियो गैलीली ने एक और पॉइंट दिया फ्री फॉल से रिलेटेड कि अगर किसी भी बॉडी को हम फ्री फॉल में फ्रीली उसे फॉल कराते हैं तो उस बॉडी की जो एक्सीलरेशन है वो उसके मास पे डिपेंड नहीं करती है, यानी कि उस बॉडी कितने टाइम में वो वहाँ पे ग्राउंड पे पहुँचेगी, दैट won't depend or that does not depends on the mass of that body. तो अब हमने देखा कि जो हमारे फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो एक्सेलरेशन है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो स्पीड है वो चेंज होती है, लेकिन उनकी जो स्पीड है वो मास पे डिपेंड नहीं करती। तो आखिर किस चीज़ पे डिपेंड करती है उनकी एक्सेलरेशन? एक्चुअल में जो एक्सेलरेशन होती है ऑब्जेक्ट्स के अंडर फ्री फॉल, दैट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। एक्चुअल में ग्रेविटी होती क्या है? बेसिकली ग्रेविटी इज ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है, लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट अर्थ के ज़्यादा पास आता है तो उसकी जो एक्सेलरेशन है, जो उसकी स्पीड है, दैट विल इंक्रीज, राइट। यानी कि जब हमारे ऑब्जेक्ट जो होता है और जो अर्थ है उनके बीच में डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स बढ़ता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सेलरेशन है वो भी इंक्रीज होता है। एंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज टेकन एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल के थ्रू नीचे आएगा तो उस पर ग्रेविटी कितनी एक्सेलरेट करेगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वहीं इसका उल्टा कि अगर हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो यानी कि हम उसे ग्राउंड से दूर लेके जा रहे हैं, तो उस केस में हमारी ग्रेविटी नेगेटिव या फिर रिटार्ड हो जाती है एंड इट बिकम्स -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी कब होगी? जब हमारा ऑब्जेक्ट फॉल डाउन करेगा। एंड ये वैल्यू कब होगी? दैट इज नेगेटिव, यानी कि हमारे बॉडी की नेगेटिव एक्सीलरेशन कब होगी? जब हम उसे अपवर्ड थ्रो करेंगे। यानी कि जब हम एक बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं तो जब हम उसे ऊपर थ्रो करेंगे तो पहले तो उस बॉडी की स्पीड ज़्यादा होगी एंड देन इट विल डिक्रीज और इट विल रिटार्ड एट द रेट ऑफ -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हम उसे अर्थ से दूर लेके जा रहे हैं और अर्थ और उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम हो जाता है। सो हमने पढ़ा कि जो फ्री फॉल होता है वो किस पे डिपेंड करता है? एक्सीलरेशन पे। और एक्सीलरेशन किसकी वजह से होती है? ड्यू टू ग्रेविटी। और ग्रेविटी अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो उस पर कितनी स्पीड से एक्ट करती है? दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वहीं अगर कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर फेंकते हैं, लाइक वी थ्रो इट अपवर्ड, तो उस टाइम पे ग्रेविटी रिटार्ड हो जाती है, उस पर नेगेटिवली एक्ट करती है, दैट इज -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। आज की क्लास में हमने पढ़ा थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑफ ग्रेविटेशन का क्या रिलेशन है, एंड देन वी स्टडीड अबाउट फ्री फॉल। Do like our videos and subscribe to our channel Grounded to Grow for more related videos.